तू सोच भी मत कि पुलिस के पास जाएगा, नहीं तो तेरा बच्चा स्कूल से वापस नहीं आएगा। परिवार को जिंदा देखना चाहता है तो 2 करोड़ तैयार। फोन कट चुका था, लेकिन व्यापारी का पसीना अब भी नहीं रुका था। नंबर इंटरनेशनल था, आवाज में डर का नामो निशान नहीं, लेकिन धमक खूब थी और पीछे से आती थी किसी गैंगस्टर के मोबाइल स्पीकर पर बजती धुंधली सी गूंज, जिसमें 3 शब्द थे, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। एक दौर था जब मुंबई की गलियों में दाऊद इब्राहिम का नाम सुनते ही लोगों के रगों में खून जम जाता था। वो अपने वसूली के धंधे को लेकर इतना मशहूर था कि उसकी एक धमकी काफी होती थी करोड़ों रुपए किसी से भी वसूलने के लिए। लेकिन अगर कोई नहीं माने तो पहले धमकाया जाता था, फिर डराने के लिए उसकी दुकान ऑफिस पर गोली चलवाई जाती थी, और अगर उसके बाद भी कोई नहीं झुका तो समझ लीजिए कि गेम ओवर, मौत का फरमान जारी हो जाता था। वो दौर था जब गैंगस्टर डॉन खुद फोन उठाकर रंगदारी मांगते थे। हर कॉल एक सिग्नेचर बन जाता था, भाई का कॉल आया है। लेकिन अब वो वक्त बदल गया है और साथ में बदल गए हैं गैंगस्टर के तरीके। आज के दौर में वसूली की दुनिया में नया नाम उभर रहा है और वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। जेल में बैठा ये नाम इतना ताकतवर है कि पूरा नेटवर्क सिर्फ उसके इशारे पर चलता है। लेकिन उसके इशारे समझता कौन है और वो इशारे पहुंचते कैसे हैं? तो आज की कहानी में बात करेंगे उसी सिस्टम की जो है तो बेहद चुपचाप, लेकिन उसके बिना गैंगस्टर अधूरा है। और इस सिस्टम का नाम है डिब्बा कॉल। और कैसे बिश्नोई गैंग इसके जरिए लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और पैसों की उगाही करते हैं। आइए वो पूरी कहानी आपको आगे बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक फायदे की खबर है। अगर आप अपने स्विगी ऑर्डर पर 120 रुपये की छूट और सोनी लिव का 1499 रुपये का फ्री सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो आपके लिए लेकर आया हूं लाइफ टाइम फ्री माई जोन क्रेडिट कार्ड, जो एक्सिस बैंक का है। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है तो अभी अप्लाई कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बढ़ते हैं अभी हम कहानी की तरफ। डिब्बा कॉल, हो सकता है कि यह नाम आपने पहली बार सुना हो, लेकिन अंडरवर्ल्ड में यह तकनीक सालों से काम कर रही है, एकदम खामोशी से, बिना सुराग छोड़े अपराध की दुनिया में आतंक मचाने वाला यह सिस्टम एक साइलेंट किलर की तरह है। डिब्बा कॉल कोई मशीन नहीं है, ये एक तरीका है, एक चालाक जाल जिसमें फोन भी इस्तेमाल होता है, इंसान भी, लेकिन बात कोई और करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इतने सालों से कहां छुपा था। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है एक चौंकाने वाली गिरफ्तारी से। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने दुबई से एक ऐसे शख्स को पकड़ने में कामयाबी हासिल की जो ना तो किसी को गोली मारता था और ना ही खुद फोन पर किसी को धमकाता था, लेकिन उसके बदौलत ही पूरा लॉरेंस गैंग ऑपरेट होता था। और उस शख्स का नाम है आदित्य जैन उर्फ टोनी। इसका नाम भले ही सीधा सादा लगे, लेकिन टोनी वही शख्स था जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी रोहित गोदारा के लिए डिब्बा कॉल की सर्विस उपलब्ध करवाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिब्बा कॉल होता क्या है भाई, तो सुनिए। जब कोई बड़ा गैंगस्टर जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई जो खुद जेल में बंद है, या रोहित गोदारा जो विदेश में छिपा बैठा है, जब ये किसी कारोबारी से रंगदारी मांगना चाहते हैं तो खुद कॉल नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि सीधे कॉल करने पर पुलिस उन्हें ट्रेस कर लेगी। ऐसे में एक बिचौलिया आता है जो बीच में खड़ा होकर दोनों के लिए कॉल करता है। अब यहां भी आप सोच रहे होंगे कि ये सब होता कैसे है। तो देखिए, ये जो बिचौलिया होता है ना, यानी डिब्बा कॉल देने वाला, वो 2 फोन लेता है। एक से वो गैंगस्टर को कॉल करता है और दूसरे से कारोबारी को। फिर दोनों कॉल को स्पीकर मोड पर डाल देता है। अब गैंगस्टर अपनी बात कहता है, लेकिन उसका नंबर ट्रेस नहीं होता है क्योंकि कॉल उसने नहीं की, कॉल तो उस बिचौलिए ने की, लेकिन धमकी मिली गैंगस्टर से। ऐसे में धमकी देने वाले गैंगस्टर का लोकेशन दिखेगा उस जगह की जहां से वो बिचौलिया कॉल कर रहा है, और तो और उसका भी लोकेशन ट्रेस ना हो, इसके लिए वो वीपीए यानी वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस और इंटरनेशनल वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ ऐसे ही डिब्बा कॉल का इस्तेमाल कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक एक व्यापारी से
करोड़ों रुपए की उगाही कर रहा है, उनसे रंगदारी ले रहा है, प्रोटेक्शन मनी ले रहा है और ऐसे ही उसका धंधा चल रहा है। आज की तारीख में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कमाई का सबसे बड़ा जरिया उगाही का धंधा ही है, जिसके फलने फूलने में डिब्बा कॉल का सबसे बड़ा योगदान होता है, जिसे भारत से दूर बैठा कोई एक इंसान ऑपरेट करता है। तरीका तो आप जान ही चुके हैं, 2 मोबाइल फोन से ये किया जाता है। अब देखिए, जो बंदा ये सब कर रहा होता है ना, यानी जो दोनों को कनेक्ट करता है कॉल पर, गैंगस्टर और व्यापारी को, वो खुद को बड़ा स्मार्ट समझता है। सोचता है कि ना मैंने किसी को धमकी दी, ना मैंने किसी से पैसा मांगा, ना मेरी आवाज किसी रिकॉर्डिंग में है, क्योंकि वो तो बस 2 कॉल लगाता है। बोलता गैंगस्टर है, सुनता व्यापारी है, वो तो कुछ बोलता ही नहीं है। ऐसे में वो सोचता है कि मैं कैसे पकड़ा जाऊंगा। लेकिन भाई, वो भूल जाते हैं कि कानून के हाथ सिर्फ फिल्म में लंबे नहीं होते हैं, असल में भी होते हैं। इसलिए फिल्म में ये कहावत है। इसलिए इस बार वो हाथ सीधे दुबई तक पहुंच गया। हुआ ये कि 25 फरवरी 2025 दुबई में बैठे एक शख्स के कान में एक सायरन की आवाज गूंजी, यू आर अंडर अरेस्ट। उसका नाम था आदित्य जैन उर्फ टोनी। राजस्थान पुलिस की टीम कई महीनों से इस टोनी के पीछे पड़ी थी। टोनी ने अप्रैल 2024 से ही लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा और विक्रम चारण जैसे इंटरनेशनल गैंगस्टरों के लिए काम करना शुरू कर दिया था और उसका सबसे बड़ा काम यही था कि पैसों के उगाही के लिए अपने बिश्नोई गैंग के आकाओं को डिब्बा कॉल की सर्विस देना। यहां आप ये सोच रहे होंगे कि अगर टोनी सिर्फ 1 साल से ये काम कर रहा था तो बिश्नोई गैंग में इससे पहले ये काम कैसे होता था। असल में टोनी से पहले ये काम करता था अमरजीत बिश्नोई, लेकिन जुलाई 2024 में अमरजीत की गिरफ्तारी होने के बाद इस पूरे सिस्टम की चाबी आ गई टोनी के हाथ में। टोनी खुद राजस्थान के नागौर जिले के कूचामन सिटी का रहने वाला था, एक सीधा साधा दिखने वाला नौजवान जो एक वक्त में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन फिर उससे प्यार हुआ एक शादीशुदा औरत से जिसके 2 बच्चे थे और उसने आगे चलकर टोनी के ऊपर रेप का इल्जाम लगा दिया और उसे जेल भी जाना पड़ा। यहीं से टोनी जुड़ गया अपराध की दुनिया से और जुड़ा भी तो सीधे बिश्नोई गैंग के कंट्रोल रूम से। वही कंट्रोल रूम जो किसी भी गैंग के लिए डिब्बा कॉल का अड्डा होता है। अब देखिए, ये डिब्बा कॉल कोई एक बार का काम नहीं होता है, ये एक पूरा नेटवर्क होता है। एक गैंगस्टर अपने हर काम के लिए इसी सिस्टम पर निर्भर होता है, चाहे किसी से रंगदारी वसूलनी हो, फायरिंग करवानी हो, किसी को टारगेट करवाना हो या फिर टारगेट के बाद शूटर को पैसे भेजने हो, सब कुछ इस डिब्बा कॉल के जरिए ही तय होता है। यहां तक कि कहते हैं कि एक गैंगस्टर अपने साथी गैंगस्टर से भी सीधे कॉल करके बात नहीं करते हैं, बल्कि डिब्बा कॉल के जरिए ही बातचीत होती है, ताकि किसी एक के वजह से दूसरा ना पकड़ा जाए। कुछ ऐसे ही जैसे जैसे टोनी का कद बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके नेटवर्क में बड़े बड़े गैंगस्टर जुड़ने लगे। कोई भारत से, कोई दुबई से, कोई नेपाल से। हर देश, हर शहर में बैठे गैंग के लोग इसी सिस्टम से जुड़े रहते और यही वजह थी कि टोनी का रोल अब सिर्फ एक कॉल कनेक्ट करने वालों का नहीं रह गया था, वो बन गया था लॉरेंस के इंटरनेशनल नेटवर्क का एक अहम हिस्सा, जिसकी भनक यहां भारत के पुलिस को भी लग गई थी। फिर राजस्थान पुलिस को करीब 1.5 महीने पहले इसके बारे में पुख्ता जानकारी मिली थी। फिर पुलिस ने इसकी हरकत पर नजर रखी। सोशल मीडिया, कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शन, सबकी जांच चली। इतना कुछ पता चलने के बाद अब पुलिस ने पासपोर्ट डिटेल्स खंगाली और सामने आया कि टोनी इस वक्त दुबई में है। फिर फौरन रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। फिर आया 25 फरवरी 2025। दुबई एयरपोर्ट के वीआईपी डिपार्चर गेट पर एक भारतीय नागरिक अपने पासपोर्ट के साथ चेक इन कर रहा था। जैसे ही उसका पासपोर्ट स्कैन हुआ, इंटरपोल के सिस्टम में अलार्म बज गया और उस शख्स को वहीं धर दबोचा गया, जो टोनी ही था। इसके बाद दुबई पुलिस ने राजस्थान पुलिस को जानकारी दी कि आपका टारगेट हमारे पास है। इंटरपोल तो आप समझ ही गए होंगे, ये एक तरह की इंटरनेशनल पुलिस होती है। फिर क्या था, राजस्थान पुलिस की टीम ने टोनी को हिरासत में लिया और उसे जयपुर लाकर पूछताछ शुरू की। अब देखिए, ये गिरफ्तारी कोई आम गिरफ्तारी नहीं है, ये एक सिस्टम की गिरफ्तारी थी, क्योंकि डिब्बा कॉल देने वाला बंदा गैंगस्टर की आवाज बन जाता है, लेकिन खुद सामने कभी नहीं आता। उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती, ना वो किसी को धमकी देता है, ना पैसे मांगता है,
लेकिन उसकी वजह से ही करोड़ों की वसूली होती है और कभी कभी तो किसी की जान चली जाती है, उसका कत्ल भी होता है। पुलिस के अनुसार टोनी जैसे लोग खुद को फ्रीलांसर समझते हैं। वो मानते हैं कि उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो सिर्फ फोन कनेक्ट करते हैं। लेकिन कानून कहता है कि जिस जुर्म को अंजाम देने के लिए आपने रास्ता बनाया, आप भी उतने ही दोषी है जितना उस रास्ते पे चलने वाले लोग होते हैं। और यही सबसे बड़ा सबूत है कि डिब्बा कॉल देने वाला सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट नहीं, अपराध का एक्टिव पार्ट है, क्योंकि उसे सब कुछ पता है कि यह काम किस लिए किया जा रहा है। वो उस अपराध में सहभागी है एक तरह से। आज राजस्थान पुलिस की नजरें अब टोनी से जुड़े हर उस शख्स पर है जो इस नेटवर्क में है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। कौन किसके साथ बात करता था, कौन कहां छिपा है, किसे कब धमकी दी गई और कितनी रकम की वसूली की गई। अब जैसे जैसे ये परतें खुलेंगी वैसे वैसे लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग का कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। पर यह मत सोचिए कि कहानी यही खत्म हो गई। आज भारत में गैंगस्टर तकनीक से लैस हो चुके हैं। वो अब ना सिर्फ सोशल मीडिया से धमकी देते हैं, बल्कि ऐसी अदृश्य तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें पुलिस की पकड़ से दूर रखते हैं। लेकिन टोनी की गिरफ्तारी इस बात का भी सबूत है कि सिस्टम चाहे कितना भी हाईटेक क्यों न हो, जुर्म करने वाले का अंजाम जेल ही होता है। डिब्बा कॉल अब कोई रहस्य नहीं रहा, ये अब एक केस स्टडी बन चुका है कि कैसे गैंगस्टर बिना खुद सामने आए एक फोन के जरिए सैकड़ों करोड़ों रुपए की वसूली कर लेते हैं। लेकिन अब जब डिब्बा कॉल के दो सबसे बड़े खिलाड़ी अमरजीत बिश्नोई और आदित्य जैन उर्फ टोनी दोनों पकड़ लिए गए हैं, तो सवाल उठता है, क्या वाकई ये नेटवर्क टूटेगा या फिर लॉरेंस बिश्नोई फिर से किसी नए टोनी को बैठा देगा कंट्रोल रूम में? ये बात तो अभी एक रहस्य है। लेकिन अगर आप अंडरवर्ल्ड और गैंग के अंदर की ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं, जैसे मैंने इससे पहले सुपारी की कहानी बताई कि सुपारी देना क्या होता है, आज मैंने डिब्बा कॉल की कहानी सुनाई। अगर आप ऐसी ही और भी कहानी सुनना चाहते हैं क्राइम कनेक्ट पर, तो मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों में ऐसे ही और भी एपिसोड लेकर आऊँगा। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखना होगा कि आप आगे और क्या देखना चाहते हैं, ताकि मैं तो हूँ ही। अब चलते हैं कुछ कमेंट के तरफ, उसके बाद आज का ये सफ़र खत्म होगा। तो देखिए, चंद्रकांत पटेल कमेंट में लिखते हैं कि ये सीबीआई के दबाव में काम किया और झूठा रिपोर्ट भी बनाई हैं, सीबीआई को जवाब देना पड़ेगा। देखिए, दिशा सालियान का जो मामला है अभी काफ़ी उठ रहा है। सुशांत सिंह के मामले में भी सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट आ गया, उसमें भी लोग यही एक तरह से अपना इमोशन दिखा रहे हैं और एक तरह से आरोप भी लगा रहे हैं कि सीबीआई ने दबाव में ये काम किया है। तो अगर देखिए, अगर दिशा सालियान का केस खुलता है तो कहीं उसमें ये भी पता चलेगा कि सुशांत सिंह के मामले में भी कहीं सीबीआई किसी प्रेशर में तो नहीं थी। लेकिन ये सब चीज़ ऑनगोइंग मामला है और एजेंसियाँ जांच कर रही है, तो आगे चलकर इसके बारे में पता चलेगा। विशाल पटेल लिखते हैं, पुलिस ने ही कोंकणी को एनकाउंटर में चुपचाप निपटा दिया, क्यों झूठी स्टोरी चला रहा है। अच्छा ठीक है, ये फिरोज कोंकणी की बात कर रहे हैं। दाऊद गैंग में कभी था, शकील के लिए काम करता था। उसके बारे में देखिए, उसके मौत के ऊपर सच में रहस्य है कि उसकी मौत हुई तो कैसे हुई। आखिरी बार वो पुलिस कस्टडी से भागा था, उसके बाद कहते हैं, जो कहानियाँ चलती है कि वो नेपाल के जरिए पाकिस्तान भागा। वहीं पर छोटा शकील या अनीस से उसका कुछ झगड़ा था और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया पाकिस्तान में ही। लेकिन आपका कहना है कि पुलिस ने इनकाउंटर में उसे मारा है, लेकिन ऐसी कोई कहानी तो देखने और सुनने को नहीं मिलती है। बाकी और किसी को क्या लगता है वो भी इस पर अपना जवाब जरूर दे। हम बढ़ते हैं आशीष श्रीवास्तव के कमेंट के तरफ। जुडिशियल कस्टडी में स्टेज पे गाना सुन रहे थे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए न्याय व्यवस्था को। अच्छा, यहाँ शहाबुद्दीन की बात हो रही है। काफ़ी पुराना मामला है, जब मनोज तिवारी के स्टेज शो में स्टेडियम में पहुंच गए थे जुडिशियल कस्टडी में होने के बाद भी। देखिए, ये बहुत ही पुरानी बात है और उन दिनों की बात है जब बाहुबलियों का जोड़ चलता था और वो एमपी भी थे। तो काफ़ी पुरानी बात है और सही में न्याय व्यवस्था पर सवाल तो उठता ही है जब भी कभी कुछ ऐसा होता है। आज के दिनों में भी बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो न्याय व्यवस्था और सिस्टम से परे होता है। ऐसे में आपका ये कहना बिल्कुल सही है और जो भी देख रहे हैं, जो पुलिस से जुड़े हैं और न्याय व्यवस्था से जुड़े हैं,
वो ज़रूर इस पर कुछ रिप्लाई कीजिएगा और इनको बताइएगा कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अगर आपके तरफ से जवाब मिले तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सवाल न्याय व्यवस्था पर उठ रहा है, जुडिशियल कस्टडी में कैसे एक आदमी स्टेज पर पहुंच गया। हालांकि ये मामला बहुत पुराना है, पुरानी कहानी है गैंगस्टर की, आज की कोई बात नहीं है। तो चलिए आज के कमेंट सेशन में बस इतना ही। हम आगे भी और भी कमेंट के जवाब देंगे, तो आपके भी जो कमेंट है वो ज़रूर लिखिएगा इस कहानी से जुड़ी या किसी और भी बात या कोई सवाल है तो। बाकी मैं पंचम प्रकाश ऐसे ही हाजिर होता रहूंगा अपनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।